उस दिन शाम से ही गांव में अजीब सा सन्नाटा था। लोग अपने घरों में थे, पर सबको पता था कि रात को क्या होने वाला है। सरपंच और गांव के 4-5 आदमी चुपचाप जंगल की तरफ बढ़े। शांति की झोंपड़ी अंधेरे में आधी छुपी हुई थी और उसके अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उन्होंने जोर से दरवाजा खोला। शांति अंदर बैठी थी। उसके हाथ में मिट्टी की एक गुड़िया थी। वो उस गुड़िया से बात कर रही थी और जैसे ही उसने उन लोगों को देखा वो घबरा गई। उसने गुड़िया को वहीं कपड़े के नीचे छिपा लिया। ये देखते ही गांव वालों का यकीन पक्का हो गया था कि उनका शक बिल्कुल सही है। एक आदमी आगे बढ़ा और उसने उसके बाल पकड़ लिए और वो उसे बालों से घसीटता हुआ घर से बाहर ले आया। गुड़िया शांति के हाथ से गिरकर वहीं रह गई और गांव वाले शांति को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गए, उसी जगह जहां पर बच्चों के कपड़े मिले थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। मशालों की रोशनी में सब उसे घूर कर देख रहे थे। उसे पहले समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। इसी बीच किसी ने अचानक जमीन से पत्थर उठाया और उस पर फेंका। पत्थर लगते ही वो लड़खड़ा गई। बस फिर जैसे भीड़ को एक बहाना मिल गया हो, लोग एक के बाद एक पत्थर फेंकते गए। वो बचने की कोशिश करती रही, पर ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाई। कुछ ही पल में वो बुरी तरह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। पत्थर तब रुके जब वो हिलने की ताकत भी खो चुकी थी। 2 आदमी आगे बढ़े और उन्होंने उसे बाजुओं से पकड़कर घसीटते हुए पेड़ के पास बांध दिया। 2 लोग आए और उसके कपड़ों पर और पेड़ के नीचे सूखी लकड़ियों पर मिट्टी का तेल छिड़कने लगे। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि क्या होने वाला है, वो जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, ऐसा मत करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन सरपंच और बाकी लोग पीछे नहीं हटे। तब उसे समझ आया कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। वो जोर से चिल्लाई, लेकिन सरपंच और बाकी लोगों ने मशाल उठाई और शांति को आग लगा दी। आग लगते ही उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी। वो चीख देर तक सुनाई देती रही और फिर एक आखिरी तेज चीख के बाद सन्नाटा छा गया। और उसके बाद गांव वाले एक एक करके वहां से वापस लौट गए। उस दिन के बाद गांव में बच्चे गायब होने बंद हो गए और लोगों ने मान लिया कि उनका फैसला बिल्कुल सही था। अब गांव में सब ठीक हो गया था। ना कोई बच्चा गायब हुआ, ना ही जानवरों के साथ कुछ हुआ था। लोग भी अब खुश थे कि चलो सब खत्म हो गया। लेकिन फिर रात के समय जंगल के उस हिस्से से हल्की सी रोने की आवाजें आने लगी। पहले लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा हवा की या किसी जानवर की आवाजें होंगी, पर आवाज रोज आने लगी, कभी धीमी तो कभी थोड़ी तेज। 1-2 लोगों ने कहा कि उन्होंने पेड़ों के बीच किसी को खड़ा देखा है। कुछ लोगों ने जलने की हल्की सी बू भी महसूस की। और एक रात जब गांव का ही एक आदमी जंगल के अंदर वाले हिस्से में गया और सुबह तक वापस नहीं आया, तो लोग उसे ढूंढने वहां गए और देखा कि वो पेड़ों के बीच मरा पड़ा है।
वो कैसे मरा, किसने मारा, किसी को कुछ पता नहीं लगा। उसके बाद गांव वालों ने उस अंदर वाले हिस्से को हमेशा के लिए बंद कर दिया। शाम के बाद ही नहीं बल्कि दिन में भी लोग उस तरफ नहीं जाते थे। धीरे धीरे वो जगह गांव का एक चुप रहने वाला हिस्सा बन गई और उस दिन के बाद कोई वहां अकेला नहीं गया। मगर आज भी लोगों को वो चीखने की आवाजें जंगल के अंदर से सुनाई देती हैं। कमरे में एकदम खामोशी पसर गई। मामा ने गहरी सांस ली और कहा, चलो बहुत हो गया, तुम सब कल सुबह होते ही यहां से दिल्ली वापस निकल जाओगे। इतना कहते ही आरव के मामा कमरे से बाहर निकल गए। कमरे में कुछ देर तक कोई नहीं बोला और फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए और आरव भी चुपचाप सो गया। लेकिन रात के बीच में उसकी आंख अचानक खुल गई। घर में बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन उसे कुछ आवाज आ रही थी, रोने जैसी आवाज। ऐसे लग रहा था जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा होकर रो रहा हो। आरव ने पहले उसे नजरअंदाज किया, पर आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ी साफ। वो पलंग पर बैठ गया और कुछ पल तक बस सुनता रहा। फिर बिना किसी को जगाए वो धीरे से उठकर बाहर निकल गया। रात ठंडी थी और अब आवाज रुक रुक कर आ रही थी। और अजीब बात ये थी कि उसके कदम खुद ब खुद जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। उसे याद था कि मामा ने जंगल जाने से मना किया था, फिर भी वो रुक नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो जंगल के किनारे पर खड़ा था। आवाज अब करीब थी और फिर पेड़ों के बीच उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। आरव सीधा अंदर चला गया और उसने देखा कि अंदर कोई नहीं है। वो कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। रोने की आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी धीमी, जैसे झोंपड़ी के किसी कोने पर कोई सिसक कर रो रहा हो। आरव धीरे धीरे अंदर आगे बढ़ा। उसकी नजर जमीन पर पड़ी तो उधर मिट्टी की एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी। उस पर बच्चे की आकृति बनी थी। आरव ने झुककर उसे हाथ से उठाया। गुड़िया के पास एक छोटी सी पोटली भी रखी थी। उसने पोटली उठाई और खोलकर देखा तो अंदर छोटा सा बुना हुआ एक कपड़ा था, बिल्कुल साफ, जैसे संभाल कर रखा गया हो। आरव कुछ पल तक उसे देखता रहा। रोने की आवाज एक बार फिर से आई, इस बार थोड़ी साफ और बिल्कुल पास से। आरव ने धीरे से सिर उठाया। झोंपड़ी में कोई भी नहीं था और हवा अचानक थोड़ी ठंडी हो गई। गुड़िया उसके हाथ में हल्की सी हिलती हुई महसूस हुई। आरव ने डर के मारे उस गुड़िया को धीरे से नीचे रख दिया। उसकी नजर फिर से पोटली पर गई। उसने कपड़े को खोला तो कपड़े के अंदर तो छोटी छोटी पर्चियां मोड़ कर रखी गई थी। उसने उन्हें खोल कर देखा। एक पर लिखा था पहला महीना और दूसरी पर दूसरा महीना। आरव कुछ पल तक बस उन्हें देखता रहा। उसकी नजर फिर गुड़िया पर गई और फिर उस बुने हुए कपड़े पर।
और फिर उन दोनों पर्चियों पर भी। सब एक साथ उसके दिमाग में जुड़ने लगा। उसने धीरे से सांस ली, जैसे अब उसे कुछ समझ आ गया था। उसने धीरे से कहा, क्या शांति मां बनने वाली थी? रोने की आवाज एक पल के लिए तेज हो गई। आरव चुप खड़ा रहा। अब उसे समझ आ रहा था कि यहाँ कुछ और ही सच छुपा हुआ है। वो डर रहा था, पर अजीब बात ये थी कि उसे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। आरव ने धीरे से झोंपड़ी के अंदर फिर नजर डाली, फिर बाहर आकर पेड़ों के पास भी देखने लगा। वो सबूत ढूंढ रहा था, कुछ भी ऐसा जो ये बता सके कि यहाँ काला जादू हुआ हो। लेकिन न झोंपड़ी के अंदर कोई हवन का निशान था, ना कोई सामान और ना ही कोई खून के निशान। बाहर भी कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक गुड़िया और वो 2 पर्चियां। आरव को अब साफ समझ आ गया था कि शांति की आत्मा यहीं भटक रही है, लेकिन वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रही। वो सिर्फ रो रही थी और शायद चाहती थी कि कोई उस पर यकीन करे। आरव को अब डर कम लग रहा था और उसे साफ महसूस हो रहा था कि ये आत्मा उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस कुछ समझाना चाहती है। रोने की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। झोंपड़ी के अंदर हवा अचानक थोड़ी और ठंडी लगने लगी। आरव को महसूस हुआ कि जैसे उसके अलावा कोई और भी वहां है और सांस ले रहा है। उसने धीरे से पलटकर देखा तो झोंपड़ी के कोने में अंधेरा थोड़ा घना हो गया था। फिर धीरे धीरे एक औरत की परछाई सामने उभर आई। इस बार उसका चेहरा जला हुआ नहीं था। वो शांत खड़ी थी और वो कुछ पल तक बस आरव को देखती रही और फिर धीरे से उसकी आवाज आई, मैंने किसी को नहीं मारा, ना अपने पति को और ना ही उन बच्चों को। मेरे पति की मौत के बाद मुझे घर से और गांव से निकाल दिया गया और मैं यहाँ आकर अकेली रहने लगी। मगर मेरी मजबूरी और अकेले होने का फायदा सरपंच और बाकी लोग उठाना चाहते थे, और जब मैंने उनकी बात मानने से मना कर दिया तो उन्होंने मिलकर मुझे सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने गांव से जानवर और बच्चे गायब करवाए। फिर जंगल के पास कपड़े मिले, खून मिला। सरपंच और उसके साथ के लोगों ने सबको ये यकीन भी दिलाया कि ये सब मैं कर रही हूँ। गांव को एक कहानी मिल चुकी थी। किसी ने सच जानने की कोशिश ही नहीं की, बस फैसला कर लिया गया। और फिर उसी भीड़ ने मुझे दोषी मानकर मारने का फैसला कर लिया। मैं मां बनने वाली थी, ये बात सरपंच को पता थी, फिर भी उसने बेरहमी से मुझे जला दिया। जिस बच्चे को मैं गोद में लेने वाली थी वो कभी दुनिया में ही नहीं आया। और फिर उसी भीड़ ने मुझे दोषी मानकर मारने का फैसला कर लिया। मैं मां बनने वाली थी, ये बात सरपंच को पता थी, फिर भी उसने मुझे बेरहमी से जला दिया। जिस बच्चे को मैं गोद में लेने वाली थी वो कभी दुनिया में ही नहीं आया। ये सब सुनने के बाद आरव समझ गया था कि जो कहानी गांव में सालों से चल रही थी वो कोई कहानी नहीं, एक साजिश थी। झोंपड़ी के अंदर धीरे धीरे सब शांत हो गया और परछाई हल्की पड़ती गई और फिर कहीं हवा में गुम हो गई। रोने की आवाज अब
बिल्कुल गायब हो चुके थे और सुबह भी हो रही थी। आरव जंगल से बाहर निकल आया। गांव वैसा ही था, लोग भी वैसे ही थे। बस फर्क इतना था कि अब कोई ऐसा भी था जो सच जानता था। और उस दिन के बाद जंगल के उस हिस्से से रोने की आवाज कभी भी नहीं आई। लेकिन सच यहीं खत्म नहीं होता। हमारे देश के कई हिस्सों में आज भी अंधविश्वास के नाम पर औरतों को दोषी बना दिया जाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हर साल लगभग 60 से 110 हत्याएं जादू टोना के इल्जाम में दर्ज की जाती हैं। जैसे 2019 में लगभग 102, 2020 में करीब 88 और 2021 में लगभग 68 मामले दर्ज हुए हैं। अगर पिछले 2 दशकों को देखें तो ऐसे इल्जामों में 2000 से 3000 तक लोगों की जान जा चुकी है। और ये सिर्फ वो मामले हैं जो दर्ज हुए। मार दिया जाना ही सब कुछ नहीं होता। कई औरतें पीटी भी जाती हैं, गांव से निकाल दी जाती हैं, समाज से अलग कर दी जाती हैं। और सच ये है कि बहुत से मामले कभी दर्ज ही नहीं होते। ज्यादातर मामलों में कारण अंधविश्वास नहीं, बल्कि जमीन, झगड़ा या किसी का कोई लालच होता है। कहानियां बदल जाती हैं, इल्जाम भी बदल जाते हैं, पर निशाना अक्सर एक अकेली औरत ही होती है। इसलिए जो संख्याएं सामने आती हैं वो पूरी तस्वीर नहीं होती। और शायद इसीलिए शांति की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सच था जो शायद आज भी कहीं ना कहीं किसी नाम से दोहराया जा रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हॉन्टेड।